जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो चीज़ न्यू बनती है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें न्यू चीज़ें बनती हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखना है इंट्रो में, उसके बाद यहाँ केमिकल इक्वेशन की हेडिंग देनी है, फिर यहाँ यूज़ की हेडिंग देनी है, फिर रिएक्टेंट्स की यहाँ पे देंगे और प्रोडक्ट्स की उसके साथ देंगे। उसके बाद आप साइड्स की हेडिंग देंगे कि रिएक्टेंट किस साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट किस साइड पे लिखे जाते हैं। फिर आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन की या रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दें, आपकी मर्जी है। तो एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरो जो है एन एरो। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपसे यहाँ से पढ़नी है, याद आपने यहाँ से करना है। टू अंडरस्टैंड, यहाँ से इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज एंड स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल इट, इट ऑलवेज बीन फोकल पॉइंट इन द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। वी शुड हैव अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज। तो यहाँ से आप करेंगे केमिस्ट हैव डेवलप अ वेरी सूटेबल रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और द केमिस्ट हैव डेवलप अ वेरी सूटेबल वे, यहाँ पे है केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, एलिमेंट्स, फार्मूलाज। रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे हेडिंग देंगे केमिकल इक्वेशन की। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे यूज़ है, केमिकल इक्वेशन बताती है हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रिएक्टेंट स्पीशीज़ वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह प्रोडक्ट्स बन रही हैं, क्या रिजल्ट है उनका। रिएक्टेंट स्पीशीज, यहाँ पे हेडिंग देंगे रिएक्टेंट्स की। जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो चीज़ बन रही होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यू चीज़ें बन रही होती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी और होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंसेस बन रही होती हैं, रिएक्टेंट स्पीशीज हिस्सा ले रहे होते हैं, न्यू चीज़ बना रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी और होती हैं, तो और उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। यहाँ पे एरो जो है वो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस साइड पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये मेरी द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो चीज़ न्यू बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पर, द प्रोडक्ट जो है होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। एन एरो हेड ड्रॉन, एरो का हेड, जो एरो हेड है ना वो प्रोडक्ट वाली तरफ होता है और उसकी जो टेल है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे होती है और ये दोनों को, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तब हमें पता चलता है कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ पॉइंट्स फॉलो करें। पहला जो यहाँ हेडिंग बनाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एन एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्सचेंज। ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही प्रोड्यूस होता है। टोटल नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। यानी एटम सारे के सारे एक जैसे होते हैं, यानी इनका जो मास है वो चेंज नहीं होता, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट चेंज होती है। दोनों साइड्स पे जो उनकी तादाद होती है वो इक्वल होती है। उसके बाद फिर हेडिंग देंगे हम फार्मूला। जो फार्मूला है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। A chemical equation must be determined correct mole ratio। इसमें मोल रेशियो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की दोनों साइड्स पे सही होनी चाहिए। और केमिकल जो इक्वेशन की डायरेक्शन है वो इज ऑल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन। और जो केमिकल इक्वेशन है वो उसकी डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए ड्यूरिंग रिएक्शन। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, अब ये देखें एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में एस यहाँ पे है और ये गैस स्टेट में है ऑक्सीजन, और ये जो न्यू चीज़ बन रही है ये सल्फर, ये सॉलिड फॉर्म में बन रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो मतलब ये सिंबल जो हैं, ये स्टेट्स जो हैं, ये देखिए यहाँ और स्टेट्स हैं और ये और स्टेट्स हैं। उसके बाद है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर सिंबलाइज्ड। उनको सिंपल से छोटे, अच्छा ये छोटे फॉर्म में ब्रैकेट की फॉर्म में देते हैं। एक्वस ए क्यू रिप्रेजेंट द सॉल्वेटेड आयन। जो एक्वस सोल्यूशन है वो जो है, अगर मतलब कोई जो केमिकल रिएक्शन हुआ एक्वस फॉर्म में हुआ है तो ए क्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए मैंने। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैन बी हाउ एवर ओनली बी रिटन इफ द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर। अगर केमिकल इक्वेशन तभी रिटर्न होगी जब जो आपने अभी सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े हैं वो ठीक लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल द नेचर ऑफ
The products and the correct formula must be first be ascertained before writing a chemical equation. पहले chemical equation लिखने से पहले आपको सबके फार्मूले आते हों. After the experimental verification all the information about chemical change we should know the able to write the chemical equation. अब हमें सब ये सारा पता है, नेचर भी पता है, केमिकल रिएक्शन की, प्रोडक्ट्स की, सब कुछ, तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं. अब यहाँ पे इक्वेशन देखें तो जिंक जो है वो रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ. जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, यानी वाटर के अंदर जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर डाला हुआ, इसलिए एक्वा मीडिया. तो अच्छा यहाँ पे देखें सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक के साथ रिएक्शन किया, तो जैसे रिएक्शन हुई सल्फर SO4 इसके साथ रिएक्शन किया, H2 को अलग निकल गई है. अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट आयन बनेगा और जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. केमिकल इक्वेशन फर्दर टेल अस द केमिकल रिएक्शन हमें मोल रेशियो भी बताती है दोनों रिएक्शन और प्रोडक्ट्स के दरमियान, और हमें और क्या बताएगी, और ये बताएगी कि 1 मोल इधर इक्वेशन हमें क्या बताएगी, 1 मोल जो जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल H2SO4 के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल जिंक सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की. रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक बार प्रोसीड हो वापस आके वही रिएक्टेंट्स जो है वो वही बना सकता है वापस. Sometimes the chemical reaction move both ways, दोनों sides पे. In other words, the reactants react to give products and the products in turn react to give reactant back. Such reactions are called reversible reaction and indicated by sign. इनका सिंबल ये है. Reversible reaction क्या होता है, जिसमें reactants convert हो गए products में, products वापस convert हो सकती हैं reactants में. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जो एक ही बार प्रोसीड हो गया, एक बार प्रोसीड होगी, ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये वापस आ सकता है. जैसे N2 है, 3H2 है, 2NH3 बना, 2H3 वापस 3H2 N2 में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन फॉरवर्ड एक बार हो गया तो फिर ये वापस नहीं होगा. रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस तो मे ऑल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे आइंस की बात हो रही है, यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है असल में, और यहाँ पे फिर आइंस की भी बात कर रहे हैं. यहाँ पे AgNO3 है, NaCl है, यानी कंपाउंड्स हैं, दोनों पानी के अंदर सॉल्युबल हैं. जब भी पानी के अंदर मिक्स होंगे तो ये अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे. ये AgNO3 है, AgCl के साथ हो जाएगा, Na3 के साथ हो जाएगा. तो लेकिन यहाँ पे आप देखें AgCl तो हमें बना है, लेकिन Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव जो है ये अलग अलग हो गए हैं क्योंकि ये एक्वस मीडियम है, इसलिए. AgCl being so insoluble come out of the aqueous solution in the form of precipitate. ये जो AgCl है ये पाउडर फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा पानी के अंदर. तो यहाँ पे है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें मोल रेशियो भी बताती है, हमें मोलर मास रेशियो भी बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, और इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास प्रोडक्ट्स के भी और रिएक्टेंट्स के भी. और मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो बी फाउंड आउट इफ वी नो द मोलर मास. अब हम रिएक्टेंट्स के मोलर मास, अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोलर मास पता है तो हम रिएक्टेंट्स के मोलर मास भी निकाल सकते हैं. इस तरह हमें रिएक्टेंट्स के पता है तो प्रोडक्ट्स के भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो फॉलोइंग इक्वेशन है इसमें 100 ग्राम जो है 1 मोल, यानी इसके अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम इक्वल है 1 मोल के, वो 2 मोल 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करे तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं. वहाँ यहाँ पे देखिए CaCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, 2 मोल HCl के हैं और 1 मोल जो है CaCO3 के साथ. जैसे इसने रिएक्शन किया तो देखिए Ca ने Cl को ले गया और यहाँ पे H2O इसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ इसने रिएक्ट किया और पीछे CO2 बच गई. ठीक है, तो 73 ग्राम H2SO HCl है टू प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ CaCl2 और 1 मोल 18 ग्राम वाटर का और 1 मोल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का. मतलब हम इनकी मदद से इनके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इनकी मदद से इनके मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा. नोट्स अटैच कर रही हूँ, कोई बात समझ ना आए कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर पूछें, ज़रूर दें. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं या कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.